Hello guys, I think we are live. Hello, hello, hello. Hello guys, hello, hello, hello. I think we are live. मुझे बताओ क्या हम लाइव हैं, क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? क्या हम लाइव हैं, क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? बताओ मुझे एक बार. क्या हम लाइव है बेटा? मैं देख रहा हूँ लाइव है क्या अपन. यस वी आर लाइव एंड ऑडियो वीडियो इज प्रॉपर. यस, मैं एक बार ग्रुप पर डाल देता हूँ, अपने चैनल पर डाल देता हूँ एक बार. चलो स्टार्ट करें. हेलो गाइस, हेलो, हेलो, हेलो. आई होप यू आर डूइंग गुड. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, ओके बेटा. तो ये चैप्टर जो है पीजीवीपी, ये कैसा लगता है बताओ आपको? बेटा ऐप पे लेक्चर शो होंगे 4-5 दिन बाद से. 5 दिन यूट्यूब पे होंगे, बाकी ऐप पे होंगे फिर. ठीक है, मुझे बताओ आपको लेक्चर कैसा लगता है? लेक्चर बोल रहा हूँ, ये चैप्टर कैसा लगता है पीजीवीपी? हाउ डू यू फाइंड चैप्टर पीजीवीपी? इज इट इंटरेस्टिंग? इज इट बिग, स्मॉल? कैसा आपको क्या लगता है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसा लगता है आपको? सर हार्ड लगता है. मस्त. यस सर, क्या कोई बोल सकता है क्या? यस सर. अच्छा नहीं नहीं, मैलेज भाई वो कह रहे लेंदी, बड़ा हार्ड लगता है. बिग, बड़ा चैप्टर है. ठीक है सर. कैप्लिकन टफ लगता है बेटा, बहुत इजी कैप्लिकन. सर बिग विथ लॉट ऑफ ट्रिकी प्रोविजंस. कंफ्यूजिंग, बड़ा, डरावना. लेंदी, डेप्रेशन वाला, डर लगता है. बिग, लेंदी, इजी. एक इंसान इजी बोल रहा है, एक इंसान मस्त बोल रहा है. ठीक है, बाकी लोग सब लोग एकदम गंदा गंदा ही बोल रहे हैं, चैप्टर को बड़ा बड़ा बोल रहे हैं. ठीक है, तो सब प्रोविजन लर्न हो जाते हैं, बट क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम आती है. ठीक है, ओके सर. इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, कितना भी पढ़ लो. पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, ईजी है पर वास्ट है. ठीक है, चलो. तो देखो, आपको जो भी आपके व्यूज़ है इस चैप्टर को लेके, आपके जो भी व्यूज़ है इस चैप्टर को लेके, आई विल टेल यू वन थिंग, कि आपने आज तक सही तरीके से पढ़ी नहीं है. ठीक है, एंड आज मैं आपका ये व्यू चेंज कर दूंगा. आई विल चेंज योर व्यू. आई विल टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली स्टडी दिस चैप्टर. एंड इसके आज ये पढ़ने के बाद, स्टार्ट करने के बाद, यू विल रियलाइज कि हम लोग ने अभी तक बहुत गलत तरीके से पढ़ा है. ठीक है, ओके. चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा. अब एक बात बताओ, जो अपना चैप्टर है, ठीक है, पीजीवीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो कहाँ से कहाँ तक के बेटा? कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक के है? तो इट इज फ्रॉम सेक्शन 28 टू 44. कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 28 से लेके 44 तक. 28 से लेके 44 तक, राइट? सेक्शन 28 टू 44. ओके सर, पहला है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28. सर चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है सर? व्हाट डज चार्जिंग सेक्शन से? सेक्शन 28 ये बोलता है कि कौन सा आइटम अमाउंट आपकी इनकम का पार्ट बनेंगे. ठीक है, अपन पहले ओवर स्मार्ट व्यू देख रहे हैं बेटा. अपन क्या देख रहे हैं? ओवर स्मार्ट व्यू. तो इससे पूरा अपने को चैप्टर अच्छे से ग्रास्प होगा, है ना? तो सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं चार्जिंग सेक्शन. अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन ये होता है जिससे हम पे टैक्स लगता है. जिससे हम पे क्या लगता है? टैक्स लगता है. उसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन. क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन. ठीक है, तो सेक्शन 28 क्या बोलता है? कौन सा अमाउंट आइटम आपकी इनकम का पार्ट बनेंगे. कौन सा आइटम या कौन सा अमाउंट आपकी इनकम का पार्ट बनेंगे. नाउ यू गॉट योर इनकम, बट हमको अगर बिजनेस की इनकम निकालना है, तो सही सी बात बताओ मुझे एक,
अगर हमको बिजनेस की इनकम निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इनकम माइनस एक्सपेंस। हमें वही निकालना पड़ेगा ना कि पैसा कितना कमाए, खर्चा कितना हुआ, पैसा कितना कमाए, खर्चा कितना हुआ। तो हम लोग सेक्शन 29 में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी इनकम कैसे करते हैं, हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी इनकम कैसे करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस से। कैसे करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस से। ठीक है, जितना पैसा आया माइनस जितना पैसा लग गया, जितना पैसा कमाया माइनस जितना एक्सपेंस हुआ। ये क्या हुआ हमारा, इनकम माइनस एक्सपेंस। क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंस। अब एक्सपेंस कहां दिए हुए हैं सर, एक्सपेंसेस जो है कहां दिए हुए हैं, तो एक्सपेंसेस आर गिवन इन सेक्शन 30 to 37। देखो 28 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। ये क्या बताएगा कि कौन से आइटम आपकी इनकम का पार्ट बनेंगे, कौन से आइटम अमाउंट आपकी इनकम का पार्ट बनेंगे। और 29 क्या बोलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीपी इनकम, इनकम इज माइनस एक्सपेंस होता है। क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहां दिया हुआ है सर, एक्सपेंस दिया हमको 30 से लेकर 37 तक। ठीक है, अब मुझे बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले आप कभी बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे सबसे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए, सब पैसा चाहिए। हाँ पैसा तो है, पैसा है तुम्हारे पास, पैसे की कमी नहीं है भाई, अपनी पूरी ऐश है, जिम में रखा कैश है। ठीक है, तो पैसा है अपने पास, हमको सबसे पहले बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए यार एक जगह चाहिए। मैं अभी कहां बैठा हूं, मैं एक जगह बैठा हूं जहां पे मेरा स्टूडियो, वहां से पढ़ा रहा हूं आपको, मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं। मैं कहां बैठा हूं, राइट, मैं बैठा हूं एक जगह पे कहीं पे, राइट, तो मैं बैठा हूं एक बिल्डिंग में। तो सबसे पहले बिजनेस के लिए बिल्डिंग चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर बिजनेस तो ठेले पे भी हो सकता है, हम डॉली चाय वाला बन जाएंगे। नहीं नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूं, हमको चाहिए बिल्डिंग। ठीक है, प्रॉपर बिजनेस करना, बिल्डिंग चाहिए, करेक्ट, ओके। सबसे पहले एक बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन 30 में क्या दिया है, सेक्शन 30 में बिल्डिंग खर्चे दिए। अब देखो ना, हम लोग पीजीपी इनकम निकाल रहे हैं, मतलब बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं, बिजनेस की इनकम के लिए इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे। तो सबसे पहला बिजनेस का जो एक्सपेंस होगा ना हमारा, सबसे पहला बिजनेस का एक्सपेंस वो होगा हमारा बिल्डिंग का खर्चा। क्या होगा हमारा, बिल्डिंग खर्चा। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओ कि सर यहाँ पे मेरे पास, मेरे सामने क्या रखा है, लैपटॉप रखा है, कैमरा रखा है, मेरा आईपैड रखा है, ये माइक रखा है, ये सब मैं यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैं ये सब यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ। तो कभी भी बिल्डिंग के बाद उसके अंदर खाली बिल्डिंग चाहिए क्या अपने को, नहीं, बिल्डिंग के अंदर कुछ तो चाहिए बैठने के लिए, खड़े होकर बिजनेस करेंगे क्या, नहीं, बैठ के मतलब बैठना भी तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ काम करने पड़ेंगे, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। क्या लगेगा, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। तो सेकंड खर्चा क्या होगा बेटा हमारा, सेकंड खर्चा होगा प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। सेकंड खर्चा क्या होगा, प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात सुनो, अब सबसे बड़ी बात सुनो कि मैंने बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी फर्नीचर खर्चा तुमको बता दिया कि ये खर्चा लगेगा अपने को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी फर्नीचर। बट एक बात सुनो कि सर क्या हम इनका कैपिटल खर्चा अलाउ कर सकते हैं क्या, क्या हम इनका कैपिटल खर्चा अलाउ कर देंगे क्या, जितने में बिल्डिंग ली क्या पूरी एक बार में अलाउ कर दें, या जितने में प्लांट मशीनरी या फर्नीचर लिया क्या हम पूरा कॉस्ट इसका अलाउ कर सकते हैं क्या, नहीं, पूरा कॉस्ट तो अलाउ नहीं कर सकते। आप पूरा कॉस्ट अलाउ नहीं कर सकते, अगर पूरा कॉस्ट अलाउ कर लोगे तो यार प्रॉफिट तो कुछ भी आएगा ही नहीं, हमारा प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा। और आप जो बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी है क्या वो एक साल यूज करने वाले हो, आप तो बाद में यूज करने वाले हो, आप तो बाद में भी यूज करने वाले हो, तो आपकी बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी बाद तक चलेगी, तो उसका थोड़ा ही कॉस्ट, जितनी अपन ने यूज किए, जितनी अपन ने इस साल यूज किए उतना ही कॉस्ट अलाउ करेंगे अपन। बिल्डिंग में जो कॉस्ट लगी हमको उतना ही अलाउ करेंगे जितना इस साल यूज किए हैं। ठीक है, तो यहां बात आती है डेप्रीसिएशन की, इसकी डेप्रीसिएशन की। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन वो है वेयर एंड टियर ऑफ द एसेट, नहीं कुछ नहीं है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है बड़ी सी कैपिटल कॉस्ट को थोड़ा 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 करके अलाउ करना। डेप्रिसिएशन क्या है, कैपिटल कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा करके अलाउ करना, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है कि बड़ी सी कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा करके अलाउ करना, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर की
जो कैपिटल कॉस्ट रहेगी, जो हमको खर्चा लगेगा उसको खरीदने में, वो उसकी थोड़ी सी कॉस्ट हम इस बार अलाउ करेंगे, इस साल उसकी थोड़ी सी कॉस्ट इस साल अलाउ करेंगे, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, राइट। अब हमारा बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, अब यार हमने जब ये 3 सेक्शन बनाए तो हमें लगा कुछ और अतरंगी खर्चे बनाने चाहिए, हमें कुछ और अतरंगी एक्सपेंसेस अलाउ करना चाहिए। अतरंगी मतलब ऐसे जिससे लोग एनकरेज हो और कुछ अच्छा काम करें। अतरंगी मतलब थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ी वियर्ड से एक्सपेंस अलाउ करते हैं हम, थोड़े से वियर्ड से एक्सपेंस अलाउ करते हैं, ठीक है, ओके, डन। थोड़े वियर्ड एक्सपेंस अलाउ करने के लिए, थोड़े वियर्ड एक्सपेंस अलाउ करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम ना पहले अलाउ करेंगे सेक्शन 35 साइंटिफिक खर्चे, सेक्शन 35 साइंटिफिक खर्चे। हम क्या बोल रहे हैं, देखो हम लोग को कैसे एक्सपेंस अलाउ करने हैं, हम ऐसे एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, एक दो एक्सपेंस ऐसे अलाउ करें जिससे लोग ना अच्छा काम करें, जिससे लोग अच्छा काम करें, राइट। तो हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, लोगों को साइंटिफिक खर्चा करने बोलते हैं। हम उनको बोलेंगे कि देखो तुम साइंटिफिक खर्चा करो, तुमको हम क्या करेंगे पता है, तुमको हम पूरे एक्सपेंस अलाउ कर देंगे, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, क्या अलाउ करेंगे, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, पूरे एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। लोग खुश हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे और लोग साइंटिफिक एक्सपेंडिचर में खर्चा करेंगे, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस करते हैं अपन, नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो क्या हमें कैपिटल खर्चे का डिडक्शन मिलता है क्या? अगर हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो क्या हमको कैपिटल खर्चे का डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं, हमको डेप्रिसिएशन मिलता है सिर्फ उस पे, हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा कॉस्ट। बट उन्हें हमने क्या बोले, आप साइंटिफिक खर्चा करो, आपको पूरा कॉस्ट अलाउ कर देंगे, पूरा। अच्छा, तो लोग करेंगे 35 में, लोग सेक्शन 35 में साइंटिफिक एक्सपेंडिचर करेंगे ना? हाँ करेंगे। फिर हमने और बोला लोगों को, हमको समझ में आया ये सेक्शन बना के कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हमने एक और चीज़ बोली लोगों को, आप अच्छे काम करो, अच्छे काम, आपको हम पूरा 100% कैपिटल खर्चा अलाउ करेंगे। आप अच्छे काम करो, आपको पूरा 100% कैपिटल खर्चा अलाउ करेंगे। अच्छे काम मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या है स्पेसिफाइड बिजनेस, हम कुछ बिजनेस स्पेसिफाई करेंगे, कुछ बिजनेस स्पेसिफाई करेंगे जो अच्छे काम कहलाएंगे, जिनको आप करोगे तो आपको 100% कैपेक्स अलाउ करेंगे। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे। 35 AD क्या आता है इसमें, होटल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, वेयर हाउस बनाना, ये सब अच्छे काम है, गवर्नमेंट चाहती है पे काम करो, इससे देश डेवलप होगा, ठीक है, ओके। अब और दो एक्सपेंस है अतरंगी, 35D और DD है। अब यार आप कुछ काम करने जाओगे, ठीक है, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो कंपनी वंपनी बनाओगे, कंपनियां कोई जो भी काम करोगे उसके पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी खर्चे लगेंगे, क्या लगेंगे, प्रिलिमिनरी खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या लगेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कोई भी आप बिजनेस अच्छा करोगे तो पहले खर्चा लगेगा उसमें, स्टार्ट करने से पहले, तो वो स्टार्ट होने से पहले वाला खर्चा अलाउ होता है क्या? हाँ अलाउ होता है। कैसे होता है अपन बात करेंगे इसमें, कैसे होते हैं हम बात करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट सेक्शन 35 DDA, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है और वो क्या करता है, अपनी वर्क फोर्स को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दे देता है कि आप जाओ वॉलंटरी रिटायर ले लो, जल्दी रिटायर हो जाओ, पैसे दूंगा एक्स्ट्रा, जल्दी रिटायर हो जाओ, एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, ठीक है। कोई ये देता है तो बहुत खर्चा होगा, क्योंकि बहुत सारे पैसे देता है, बल्क में पैसे देता है उनको, बल्क मतलब अच्छा बड़ा पेमेंट, लमसम। तो हम बोलते हैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगा, तुम जल्दी रिटायर हो जाओ 5 साल, तो लोग हो जाते हैं। तो क्या 20 लाख पूरा एक बार में अलाउ करना चाहिए? क्या 20 लाख पूरा एक बार में अलाउ करना चाहिए? तो आंसर है नहीं, तो आंसर है नहीं, हम पूरा 20 लाख एक बार में अलाउ नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके अलाउ करेंगे। कैसे करेंगे, वो सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग क्या है, चार चार अलग अलग सेक्शंस दिए अपने को, थोड़े अतरंगी खर्चे, ठीक है। हमने थोड़ा अतरंगी एक्सपेंस बनाए, और भी एक्सपेंसेस बनाए अपन ने, बहुत सारे अतरंगी एक्सपेंसेस 35 में और 33 सेक्शन में, बट आपके इंटर के कोर्स में नहीं है, वो फाइनल में है, ठीक है, डन। तो हमने बहुत सारे एक्सपेंस बनाए, ऐसे अतरंगी एक्सपेंस सेक्शन बनाए, फिर हमको समझ में आया कि यार ऐसे अपन सबके लिए अलग अलग सेक्शन बनाते रहे, सबके लिए अगर अलग अलग सेक्शन बनाते रहे तो बहुत सारे सेक्शन बन जाएंगे,
बहुत सारे सेक्शन बन जाएंगे और ऐसे में लिस्ट तो खत्म होगी नहीं कभी। तो एक काम करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं 36, एक सेक्शन बनाते हैं 36 लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, और जितने भी एक्सपेंस याद आ रहे हैं हमको, जितने भी एक्सपेंस याद आ रहे हैं हम ना वो इस सेक्शन में डाल देते हैं। जितने भी एक्सपेंस हमको याद आ रहे हैं हम क्या करेंगे, हम इस सेक्शन में डाल देंगे, इस सेक्शन में डाल देंगे। ओके, जितने भी एक्सपेंस हमको याद आ रहे हैं हम क्या करेंगे बेटा, इस सेक्शन में डाल देंगे। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई 36 सेक्शन में, हमने एक्सपेंस डाल दिया इसमें, ठीक है, इंश्योरेंस का, एम्प्लॉय एक्सपेंस, बेड डेट्स, इंटरेस्ट कॉस्ट एटसेट्रा, ठीक है, जो भी आता है सब डाल दिया इसमें। अब इसके बाद हमने फिर सोचा एक बात कि यार हम लोग तो कभी कितना भी कर ले हम सारे एक्सपेंस लिस्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसे नए नए बहुत सारे एक्सपेंस होते होंगे जो हमको बाद में समझ में आएंगे, क्योंकि अभी नए नए कितने टाइप के बिजनेस हो रहे हैं, अभी नए नए कितने टाइप के बिजनेस हो रहे हैं, हम कैसे सारे एक्सपेंस अभी से अलाउ कर लें, हम अभी से सारे एक्सपेंस कैसे हम लोग समझ जाएंगे और लिख लेंगे। तो हम सबके लिस्ट तो बना नहीं सकते, हम सबके लिस्ट तो बना नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, सेक्शन 37 में जनरल एक्सपेंसेस अलाउ करते हैं। सेक्शन 37 में क्या करते हैं, जनरल एक्सपेंसेस अलाउ करते हैं। सारे एक्सपेंस स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है, सारे एक्सपेंस स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जनरल सेक्शन बना के कंडीशंस डाल दिया अपन ने। क्या सारे एक्सपेंस स्पेसिफाई करना पॉसिबल है? नहीं, कैसे करेंगे हम लोग, इतनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे क्या भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, फोटोग्राफी का बिजनेस, उसमें कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है जो कि आपको पता ही नहीं है, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, लॉ मेकर को पता नहीं है। तो ये सब नए नए बिजनेस है और ऐसे नए बिजनेस बिजनेस आते रहेंगे, अब तो इंटरनेट वर्ल्ड है। तो क्या हमारे लिए सारे एक्सपेंस अभी से स्पेसिफाई करना पॉसिबल है? नहीं। तो एक काम करते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं 37 जनरल डिडक्शन, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें कंडीशन डाल देते हैं कि बिजनेस का एक्सपेंस होगा तो हम अलाउ कर देंगे, कि बिजनेस का एक्सपेंस होगा तो हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, डन, ओके। तो हमारे पास बेटा 30 से लेकर 37 तक पूरे एक्सपेंस की लिस्ट आ गई। लैग हो रहा है बेटा, लैग तो नहीं हो रहा मुझे, मुझे लैग तो नहीं दिख रहा, लैग है क्या, कहाँ लैग हो रहा है, लैग तो दिख नहीं रहा मुझे। कौन सा पॉइंट लैग हुआ था बताओ, क्या लैग हुआ बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या लैग हुआ, क्या लैग हुआ, क्या लैग देखा आपने बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, लैग हो रहा है, लैग कैसे हो रहा है यार, हेलो। बेटा डिले डिले इन ऑडियो, यार अभी तो मेरे को ठीक लग रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है क्या बताओ मुझे, ऐसा अभी भी हो रहा है क्या कि अभी नहीं हो रहा है, मैं कंटिन्यू करूँ क्या? ठीक है, मैं सेक्शन 37 की बात करता हूँ, मैं सेक्शन 37 की बात करता हूँ। 37 में सुनना, 37 में क्या हुआ कि सारे एक्सपेंस स्पेसिफाई करना पॉसिबल है क्या, हमारे लिए सारे एक्सपेंस स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे बेटा ठीक है, एक काम करते हैं, हमने जनरल एक्सपेंसेस का एक सेक्शन बनाया 37 और कंडीशन डाल दी, और क्या करी, कंडीशन डाल दी एक, ठीक है, ओके, डन।
निधि सेठिया बोल सर, ये क्यों मेरा मैच क्यों नहीं हो रहा पर ऑडियो वीडियो में? तो रोज क्लास पढ़ाता हूँ बेटा यहाँ से। बेटा आप लोग ने एक बार स्टार्ट करो क्लास फिर से, ठीक हो जाएगा, है ना? चलो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना? मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 37 सारे एक्सपेंस 3 बार बोल चुका हूँ, सारे एक्सपेंस स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल सेक्शन बना देंगे 37 और कंडीशंस डाल देंगे, ठीक है? अब सर देखो, हमारे पास इनकम थी, हमको एक्सपेंस भी मिल गए 30 से लेकर 37 तक। हमारे पास इनकम थी ना, हमको 30 से लेकर 37 तक एक्सपेंस भी मिल गए, राइट? तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हमको ऐसा इनकम मिल गई और जो एक्सपेंस अलाउड है वो मिल गए, ठीक है? अब नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई विच एक्सपेंस इज नॉट अलाउड, क्योंकि जहां अलाउड है वहां नॉट अलाउड तो होगा ना, ठीक है? तो हम बात करेंगे कि यार बहुत सारे एक्सपेंस तो अलाउड है, वो हमने लिख लिए, पर ऐसे भी तो एक्सपेंस होंगे ना, ऐसे भी तो एक्सपेंस है, ठीक है, जो अलाउड नहीं होंगे। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से एक्सपेंस अलाउड नहीं है। 40 स्मॉल एंड 40 कैपिटल ए, 40 स्मॉल एंड 40 कैपिटल ए, ये क्या है? डिसअलाउंसेस। ये क्या है? डिसअलाउंसेस। व्हाट इज दिस? डिसअलाउंसेस, राइट? ओके, तो 40 स्मॉल एंड 40 कैपिटल में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें हम डिसअलाउंसेस पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? डिसअलाउंसेस, राइट? अब सर सेक्शन 41 डीम्ड इनकम की बात करते हैं, हम 41 डीम्ड इनकम की बात करते हैं। अब सर डीम्ड इनकम क्या होता है? ये होता है बेटा, जो हमने एक्सपेंस अलाउ किया था वो पैसे वापस आ गए, जो हमने एक्सपेंस अलाउ किया था वो पैसे वापस आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार सिंपल सी बात है, एक बात सुनो, मैंने 10 रुपीज़ का एक्सपेंस अलाउ कर दिया, पहले अलाउ कर दिया, पर जब पे करने के बाद ये तो मुझे समझ में आया मैंने 4 रुपीज़ ही पे किया हूँ, मैंने 4 ही पे किया, मुझे 4 ही लगे, 6 रुपये लगेंगे, 6 रुपये लगे ही नहीं, मुझे कितने लगे? 4 रुपीज़ ही लगे, तो मेरा 4 ही एक्सपेंस अलाउ होना चाहिए, ठीक है? तो पर मैंने तो 10 अपने डेबिट साइड में लिख दिया हूँ, अपने डेबिट साइड में 10 लिख दिया हूँ, और बाद में मैंने कितना पे किया? 4 पे किया। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं क्या करूँ? मैं बोलूँगा एक काम करते, 6 जो वापस आया वो इनकम में ऐड कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कितना अलाउ हुआ? 4 ही अलाउ हुआ ना, ठीक है ना? अरे जब 10 हमने अलाउ कर दिया, डेबिट कर दिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, 10 का एक्सपेंस हमने अलाउ कर दिया है, डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, और हमको एक्चुअली 4 ही लगा, तो हम क्या करेंगे? 10 डेबिट किया, 6 ऐड कर देंगे इनकम में, तो अल्टीमेटली 4 रहेगा, राइट? सेक्शन 41 डीम्ड इनकम मतलब जो एक्सपेंस अलाउ किया था वो पैसा वापस आ गया, हमको लगा ही नहीं पैसा, ठीक है, डन। अब हमको बताओ पीजीवीपी इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग? हाउ टू कैलकुलेट पीजीवीपी इनकम, हाउ टू कैलकुलेट पीजीवीपी इनकम। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, हम कैसे निकालेंगे बताओ? तो हम निकालेंगे सेक्शन 28 प्लस सेक्शन 41, सेक्शन 28 प्लस सेक्शन 41। 28 क्या है सर? 28 यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा आइटम अमाउंट आपकी इनकम का पार्ट बनेंगे? सेक्शन 28 यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपेंस 30 से लेकर 37 तक, माइनस करेंगे एक्सपेंस 30 टू 37, और प्लस करेंगे डिसअलाउंसेस 40 स्मॉल एंड 40 कैपिटल ए, प्लस करेंगे डिसअलाउंसेस 40 स्मॉल एंड 40 कैपिटल ए। डिसअलाउंसेस प्लस एड बैक क्यों करेंगे? अगर हमने एक्सपेंस में अलाउ किया हो, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस से अलाउ किया है और वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है, तो हमने ऐड बैक करेंगे ना, हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, तो क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट आएगा, राइट? तो सेक्शन 28 प्लस 41 की इनकम माइनस एक्सपेंस 30 टू 37 प्लस डिसअलाउंसेस 40 स्मॉल एंड 40 कैपिटल है, ये प्रॉफिट आएगा बेटा। अब सर इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, ये सब चीजें ध्यान रखना है अपने को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा ना 44 के हिसाब से, यस, ये सब चीजें देखना है, ध्यान रखना है, तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो उसका ऑडिट होगा ना 44 में, क्या होगा? उसका ऑडिट होगा 44 में। और अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, और अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, तो प्रिजम्पटिव इनकम दिखाओ अंडर सेक्शन 44 एडी और एई। आप क्या करो? आप प्रिजम्पटिव इनकम दिखाओ ना बेटा 44 एडीए और एई में। सब बेडेड रिकवर्ड भी डीम्ड इनकम में आएगा, यस, 41 में आएगा डीम्ड इनकम बेडेड रिकवर्ड, ठीक है? समझे आप लोग? समझे क्या हुआ? समझो,
मेरी बात सुनो, समझो आप लोग। सर हुआ क्या है कि हमको 28 में इनकम मिली, 29 में हमने समझा कि इनकम माइनस एक्सपेंस निकालना पड़ता है, 30 से लेकर 37 तक हमने एक्सपेंस समझ लिया कौन सा एक्सपेंस अलाउड है, 40 में हमने क्या समझा, 40 स्मॉल एंड 40 कैपिटल में कौन से एक्सपेंस डिसअलाउड है, कौन से एक्सपेंस डिसअलाउड है। एंड हमने क्या किया, ये करने के बाद हमने पीजीपी इनकम निकाली 28 प्लस 41, ठीक है, माइनस एक्सपेंस 30 से लेकर 37 तक, प्लस डिसअलाउंसेस 40 स्मॉल एंड 40 कैपिटल है। ये होता है बेटा प्रॉफिट, ये होता है बेटा प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारा निकल गया, तो ये सब करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होगा 44 AB में। और अगर आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी तो गवर्नमेंट बोलती है इतना परसेंट इनकम दिखा दो, काम खत्म, इतना परसेंट इनकम दिखा दो, काम खत्म। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना ना तो प्रेजेंटेटिव इनकम दिखा दो अंडर 44 AD ADA AE, ठीक है, डन। समझा आपको, समझा। मुझे बीच में 2-3 बार डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है, लैग वैग का, उस कारण से फ्लो टूटा बीच में, बट ठीक है, मुझे लगता है समझ गया आपको, ठीक है। बेटा ये बैच पेड है, अभी 4-5 लेक्चर यूट्यूब पे डेमो हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बेटा, हार्ड कॉपी अभी तक निकल गई होगी आपकी, निकल जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, डन बेटा, यस। चलो, तो बेटा अब हम लोग सेक्शन 28 की बात करेंगे, हम बात करेंगे सेक्शन 28 की, राइट, ओके, क्लियर है। अब आप अगर ये वो पूरा ओवरव्यू समझ गए ना, अब आप चैप्टर्स बहुत इजीली कर पाओगे। अब चैप्टर आपको पता है कितना पढ़ना है अपने को, इतना पढ़ा अपन ने, तुमको समझ गया कि भाई हाँ इतना पढ़ना है अपने को, इतने एक बार पढ़ लिए तो अपने लिए बहुत आसान है चैप्टर, वेरी इजी, ठीक है। समझा ना बेटा आपको, समझा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेट स्टार्ट सेक्शन 28, लेट स्टार्ट सेक्शन 28। 28 क्या होता है, 28 होता है बेटा सेक्शन चार्जिंग सेक्शन। क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन, मतलब ये बताता है कौन से आइटम आपकी पीजीपी इनकम का पार्ट बनेंगे। तो पहला पॉइंट उसमें से एनी प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन, एनी प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन। सब बिजनेस समझता है, प्रोफेशन समझता है, वोकेशन क्या होता है, जब आप पैसा स्किल से कमाओ, जब आप पैसा कैसे कमाओ, स्किल से पैसे कमाओ, ठीक है। सेकंड, एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉयर बीइंग एसएससी अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है ना, एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉयर बीइंग एसएससी अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, ओके। तो एक बात समझो, बेटा एक मिनट आप लोग प्लीज़ समझो एक बात, 2-3 बातें मैं बोलता हूँ। हार्ड कॉपी का मैंने बता चुका हूँ, डिस्पैच हो गई होगी शायद, एक बार प्लीज़ आप वो डिस्पैच हुई क्यों नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, ऑफिस में बोल दिया मैंने, तो पता चल जाएगा, तो बता दूंगा बेटा आपको मैं। फर्स्ट चीज़, सेकंड चीज़, सॉफ्ट कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो वहाँ से आप चेक कर लो, ठीक है। बार बार लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ बेटा, लेक्चर बीच में कैसे आप बात कर सकते हो आप लोग, है ना, ठीक है। मैं एक बार आखिर में पूछूंगा सब चीज़ें, तब पूछ लेना मुझसे एक बार सब चीज़ें, ठीक है। पढ़ाते टाइम तो मत पूछो सब चीज़ें बार 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 बार। और ऐसा नहीं मैं रिप्लाई नहीं कर चुका, मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो सेकंड है बेटा, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर बीइंग असेसी अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है सर, देखो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ तुमको। देखो सर, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब समझ लो तुरंत तुरंत एक बार जल्दी जल्दी। देखो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब होता है कि सर, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब हम अपने कंपनी के की मैन के लिए, कंपनी के की मैन के लिए अपन क्या लेते हैं, अपन उनके लिए पॉलिसी लेते हैं। की मैन मतलब वो सब हो गए, कौन लोग हैं सर की मैन मतलब, की मैन मतलब अपने डायरेक्टर्स और वो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स, वो सब हो गए, ठीक है ना। तो कीमैन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कीमैन के लिए हम लोग पॉलिसी लेते हैं, इनकी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं अपन,
इनका लाइफ इंश्योर करते हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते थे, लोग क्या करते थे कि देखो, अगर कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने कीमैन को पैसे देगी अगर सैलरी, तो कीमैन के हाथ में एक्सपेल हो जाएगा। कंपनी अगर कीमैन को पैसे देगी तो कीमैन के हाथ में एक्सपेल हो जाएगा। तो तो लोग क्या करने लग गए, कंपनी लोग क्या करने लग गई, इन लोग ना इनके नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, LIP लिख रहा हूँ मैं, कीमैन के नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने लग गए, ठीक है। अब पॉलिसी ले ली, अब इनने प्रीमियम भरा, ईयर 1, 2, 3, 4, 4 साल प्रीमियम पे किया, इन्हें क्या किया, 4 साल प्रीमियम पे किया। अब प्रीमियम पे किया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, 4 साल बाद इन्हें पॉलिसी सरेंडर कर दी, 4 ईयर्स बाद पॉलिसी सरेंडर कर दी, ठीक है, डन। अब पॉलिसी सरेंडर करने के बाद क्या हुआ सर, अब पैसे कीमैन को मिल गए। अब नॉर्मली क्या होता है पता है आपको, नॉर्मली क्या होता था और अभी भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मेच्योरिटी होती है वो एग्जम्प्ट होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। तो लोग देखो, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी प्रीमियम ले रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रीमियम पे कर रही है, ठीक है, प्रीमियम डिडक्शन खुद भी ले रही है अपने प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रीमियम पे कर रही है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे, तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर रही है, इनकम में से रिडक्शन ले रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर, फिर क्या हो रहा है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है एम्प्लॉय को, कीमैन को, उसके हाथ में पॉलिसी एग्जेम्प्ट मैच्योरिटी, तो यहाँ भी कंपनी के हाथ से एक्सपेंस अलाउ हो गया, इनकम कम हो गई, टैक्स कम हो गया, कीमैन को पैसा मिला, कीमैन को पैसा मिला फुल एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया ये, डिपार्टमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा अगर मिल रहा है एम्प्लॉय को, किसको, एम्प्लॉय को, तो हम क्या बोलेंगे, ये सैलरी इनकम होगी, ठीक है। एम्प्लॉय की फैमिली को मिल रहा है तो ये IFRS इनकम होगी, और एम्प्लॉयर को वापस मिल रहा है, किसको, एम्प्लॉयर को मिल रहा है, तो ये उसकी PGBP इनकम हो जाएगी। सर एम्प्लॉयर की PGBP इनकम क्यों होगी, वाई इट इज PGBP इनकम फॉर एम्प्लॉयर, बिकॉज जब उसने पे किया था तो उसने प्रीमियम अलाउ कहां से किया था, उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस से अलाउ किया था ना, तो जब पैसा वहां से वापस आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस वापस आना चाहिए। जब उसने प्रीमियम पे किया था तो कहाँ किया था, प्रॉफिट एंड लॉस से अलाउ किया था, तो पैसा वापस आएगा तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसलिए कंपनी के हाथ में क्या होगा बेटा, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के हाथ, मतलब अगर अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉयर बीइंग एसएससी अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो इनकम बनेगा PGBP की एज पर सेक्शन 28, वो क्या बनेगा, एज पर सेक्शन 28 वो PGBP की इनकम बनेगी। बात समझे क्या आप लोग, क्लियर हुआ क्या, ठीक है। नेक्स्ट, एनी गिफ्ट और बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, आपका बिजनेस है और आपको उस कारण से गिफ्ट या बेनिफिट या परक्विजिट मिल रहा है। सर गिफ्ट बेनिफिट परक्विजिट मतलब क्या, मतलब आप जैसे आपका कपड़े का बिजनेस है या फिर टायर का बिजनेस है, आपको बैंकॉक ट्रिप आ रही जाने के लिए, घूमने जाओ, ठीक है, आपको गिफ्ट आ रहे, टी-शर्ट आ रही, वहाँ से कार आ रही गिफ्ट, वहाँ पे इतना सेल्स किया तो कार मिलेगी, इतना सेल्स किया तो टीवी मिलेगी, ये सब गिफ्ट आ रहे हैं। तो एनी गिफ्ट और बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, ये बड़ा एक कैश में मिल सकता है, काइंड में मिल सकता है, पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड मिल सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम इंपोर्ट इंसेंटिव्स की, बात करेंगे सम इंपोर्ट इंसेंटिव्स की, ठीक है। अब देखो ये कुछ काम करनी है तुम्हारे, ये कुछ काम करनी है एग्जाम के लिए, मैं एकदम फटफट बोलूंगा और एक बात बोलूंगा पूरों के लिए बोलूंगा, ठीक है, समझ लो और खत्म करो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, एनी कैश असिस्टेंस रिसीव्ड, एनी ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव्ड, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ DPP DFRC, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा एक सेकंड ना, चलो। तो बेटा ये क्या है, इजी पॉइंट एकदम, ये क्या है, इजी पॉइंट है, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना। क्या होता है, क्या होता है कि देखो, हम लोग अगर एक्सपोर्ट करते हैं ना तो गवर्नमेंट हमसे खुश होती है, हमने एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट क्या हुई, हमसे खुश हुई, गवर्नमेंट खुश हुई तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो अच्छी बात है, एक काम करो, तुमको हम इम्पोर्ट इंसेंटिव देंगे, तुम फ्री में इम्पोर्ट कर सकते हो, तुम फ्री में इम्पोर्ट कर सकते हो।
और ये इंसेंटिव तुम खुद यूज करो तो कर लो, ठीक है, तुम खुद यूज करना चाहते हो कर लो, या फिर ये दे दो किसी, बेच भी सकते हो तुमको ये, तुम ये बेच भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात हुई समझना, ठीक है, कि सर ये इंपोर्ट इंसेंटिव्स है, क्या है ये, इंपोर्ट इंसेंटिव्स, आप ये यूज भी कर सकते हो खुद ही, ठीक है, बेच सकते हो। अब वैसे ही ये अलग अलग नाम से मिलते हैं, पहले मिलता है इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ठीक है, आपको इंपोर्ट फ्री में करने का लाइसेंस मिला, आपने खुद यूज किया तो अच्छी बात है, आपने बेच दिया तो उससे प्रॉफिट होगा, वो पीजीवी पे इनकम होगी। एनी कैश असिस्टेंस रिसीव्ड, आपने एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने आपको कैश गिफ्ट दिया कि 10 लाख रुपए रख लो भाई, तुमने एक्सपोर्ट किया, मजे करो, ठीक है। थर्ड, एनी ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव्ड, ये भी एक रिवॉर्ड है एक्सपोर्ट करने पे। एंड फोर्थ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीपीबी एंड डीएफआरसी। सो व्हाट इज डीपीबी एंड व्हाट इज डीएफआरसी? डीपीबी इज ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। ये भी देखो वही है, आपको अलग अलग स्कीम दी हुई है गवर्नमेंट ने, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्कीम बनाते हैं कि तुम एक्सपोर्ट करोगे ना, तुमको फ्री में इंपोर्ट करने मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, ठीक है। तो वो सब करने के बाद, वो सब करने के बाद क्या होता है, वो हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। हम फ्री, जो हमको फ्री में एक्सपोर्ट करना है वो खुद भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेचा तो क्या होगा, अगर बेचा तो क्या होगा, तो फिर उसका प्रॉफिट होगा। तो ये इंपोर्ट इंसेंटिव किसी भी टाइप के हो, इसकी इनकम कहाँ जाती है, इसकी इनकम जाती है बेटा पीजीबीपी में, कहाँ जाती है, पीजीबीपी। अब बेटा नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लोग नॉन कम्पीट फीस रिसीव्ड। तो मान लो मेरा है मोमो का स्टॉल, ठीक है, मेरा क्या है बेटा, मोमो का स्टॉल है, मेरी कंपनी है यश मोमोज प्राइवेट लिमिटेड, मेरी क्या कंपनी है, यश मोमोज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरी कंपनी का नाम है YMPL, मेरे पास एक इंसान काम करता है, कौन, पूरव काम करता है मेरे साथ, कौन काम करता है, पूरव, ठीक है। पूरव को मैंने क्या बोला, पूरव को मैंने बोला एक काम करते हैं पूरव, एक काम करते हैं, ठीक है, पूरव एक काम करते हैं कि यार अपन लोग साथ में काम करते हैं, खूब मोमोज बेचेंगे, ठीक है। तो सर वो अपन ने खूब बिजनेस किए, खूब मोमोज हमारे फेमस हो गए। अब पूरव बोल रहा है सर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो हमारी क्या, हमारी मोमोज बहुत फेमस थे, और हमारी चटनी बहुत फेमस थी, हमारी चटनी बहुत फेमस थी। तो हमने क्या किए, हमने क्या किए, हमने खूब बेचे, खूब बेचे। फिर पूरव बोला सर अब मैं जा रहा हूँ सर, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने, मैंने क्या बोला, पूरव तू बाहर जा रहा है ना, एक काम कर, तू बाहर जाके ना मोमोज का बिजनेस मत करना, तू बाहर जाके मोमोज का बिजनेस मत करना, इसलिए मैं तुझे 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, 10 लाख रुपीज, और अपनी चटनी की रेसिपी किसी को बताना मत। मैंने क्या क्या बोला, मैंने क्या बोला, अपनी चटनी की रेसिपी किसी को बताना मत, ठीक है। तो तो सर मैंने क्या दिया, मोमोज को नहीं दिया, मैंने पूरा को 10 लाख रुपीज दिया बिजनेस ना करने के लिए, और अपना जो चटनी की रेसिपी शेयर ना करने के लिए। तो जो पूरब को पैसा मिला 10 लाख रुपीज, पूरब के हाथ में होगी पीजीवीपी इनकम, क्या होगी, पीजीवीपी इनकम। तो एनी नॉन कंपीट फीस रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस, मोमोज को बिजनेस नहीं करने के लिए, एंड फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, जो नो हाउ है उसके पास, चटनी का नो हाउ, वो किसी को शेयर नहीं करेगा वो। तो क्या मिले बनेगी उसके हाथ में, नॉन कंपीट फीस बनेगी, क्या बनेगी, नॉन कंपीट फीस बनेगी। सेकंड है, नेक्स्ट है एफएमवी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन द डेट इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, एफएमवी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन द डेट इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये वाला पॉइंट सुनना ध्यान से, ठीक है। क्या हुआ, देखो देखो हमारे पास स्टॉक था, क्या था हमारे पास, स्टॉक था, ठीक है। 23/8/24 को, 23/8/24 को वो कन्वर्ट हो गया कैपिटल एसेट में। अभी तक क्या था, वो स्टॉक इन ट्रेड था।
अभी तक क्या था, स्टॉक इन ट्रेड, बट 23/8/24 को क्या बन गया, वो कैपिटल एसेट बन गया। क्या बन गया, वो कैपिटल एसेट बन गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सर, और इसके बाद वो एज अ कैपिटल एसेट बिक गया बाद में 200 रुपीज में। जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन एफएमवी उसकी 140 थी, जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन उसकी एफएमवी 140 थी। ठीक है, तो मुझे बताओ, जो पैसा हमने 100 से लेकर 140 तक कमाया वो हमारा पीजीवीपी इनकम है 40 रुपीज़ की, और जो पैसा हम कमा रहे हैं सर 140 से लेकर 200 तक, वो उसकी कैपिटल गेन की इनकम है। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक की यहां से यहां तक जर्नी जो है एफएमवी, जहां तक कन्वर्ट हुआ, वो जहां तक वो कन्वर्ट हुआ वहां तक की जर्नी उसकी स्टॉक इन ट्रेड की जर्नी है, और जब से कन्वर्ट हुआ तब से लेकर जब वो सेल हुआ तब से तब तक की जर्नी क्या है, वो कैपिटल असेट की जर्नी है। किसकी जर्नी है? कैपिटल असेट की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक की इनकम पीजीपी में टैक्सेबल करेंगे और यहां की इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे। अब सर जिस दिन वो कन्वर्ट होगा ना स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट में, जिस दिन कन्वर्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारे स्टॉक इन ट्रेड की जर्नी खत्म हो गई, हमारा स्टॉक इन ट्रेड आज चला गया हमारे हाथ से, हमारा स्टॉक इन ट्रेड गया हाथ से। तो हाथ से गया तो अभी उसकी एफएमवी कितनी है, 140 है। तो हमको कुछ ना कुछ कमाई देखी क्या ना, वो हमको कुछ ना कुछ कमाई देखी क्या। तो हम 140 माइनस 140 की पीजीपी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे तुरंत। ठीक है, ओके। आप बोलोगे सर जब 200 में सेल हुआ तो कैपिटल एसेट है, तो पूरी इनकम कैपिटल गेन में जानी चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा यहां से यहां तक तो स्टॉक इन ट्रेड था ना वो, तो जो पैसे उसके यहां बढ़े, जो वैल्यू यहां बढ़ी उसकी, वो तो उसकी पीजीवीपी इनकम में जानी चाहिए ना। जो वैल्यू यहां बढ़ी वो तो पीजीवीपी इनकम में जानी चाहिए ना बेटा। ठीक है, डन। ओके, चलो। अच्छा, अब तुम बोलोगे 40 की इनकम पीजीवीपी की होगी, ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है, ये नोट्स बोल रहा है कि एफएमवी जो होता है, पूरा एफएमवी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन द डेट इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, पूरा हमारी पीजीवीपी इनकम होती है। मतलब इन लोग 140 को पीजीवीपी इनकम बना रहे हैं, इन लोग 140 हमारी इनकम में ऐड कर रहे हैं। सर पता है इनकम तो 40 की होना चाहिए, इनकम तो 40 की होना चाहिए, बट देखो आप 140 इनकम में ऐड तो कर देंगे अपन, ठीक है, बट ऑलरेडी आप देखो ओपनिंग स्टॉक में ये स्टॉक 100 में दिख रहा होगा ना, ओपनिंग स्टॉक में ये स्टॉक 100 में दिख रहा होगा ना। तब तो अपन ने जब 140 की इनकम बोली, तब तो अपन ने जब 140 की इनकम बोली तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ठीक है, हमने इसलिए एफएमवी 140 क्रेडिट किया, तो 140 माइनस 100 40 रुपीज़, क्या होगा, 40 रुपीज़ आपकी पीजीवीपी इनकम होगी। फोर्टी क्या होगी, पीजीवीपी इनकम, राइट। ओके, डन। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो आप एग्जाम्पल लिखवाए हो बोर्ड नोट सेंड करना, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड रिसीवेबल, अच्छा ये वाला सुनो, इसके बाद चलो ये सुन लो पहले। एनी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड रिसीवेबल फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, ऑलवेज पीजीपी इनकम वेदर रेवेन्यू कैपिटल। ये पॉइंट सुनो, ये पॉइंट सुनो, एक बार सुनो जल्दी से। देखो मुझे क्या करना है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक बंदे से कि मुझे 500 किलो मोमोज चाहिए। क्या चाहिए? 500 किलो मोमोज। उसमें दे देंगे 500 किलो मोमोज तुमको, हम तुमको दे देंगे 500 किलो मोमोज। उसने मेरे से डील कर लिया 500 किलो मोमोज की, ठीक है। अब जब उसने मोमोज की डील किया हमसे, ठीक है, तो मैंने उसको पूछा भाई देख बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये, हमको आगे सप्लाई करना है, हमको आगे सप्लाई करना है, तू नहीं देगा, तू नहीं देगा तो भाई तेरे को पेनाल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है, या फिर तू कम करेगा क्वांटिटी तो भी तो पेनाल्टी भरना पड़ेगा, सोच समझ के हाँ बोल। उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उसने मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में, उसने बोल दिया मैं नहीं दे सकता, या फिर उसने बोला मैं 300 मोमोज दे सकता हूँ, 300 किलो। या तो उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, या तो उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, या फिर उसने क्या बोल दिया कि देखो भाई मैं 300 किलो मोमोज ही दे सकता हूँ बस। हम बोलेंगे तो गलत बात है, हम बोलेंगे तो गलत बात है, गलत बात है कि नहीं है? हाँ गलत बात है, पूरी गलत बात है। तो भाई तुमको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, तुमको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अब जो वो कंपनसेशन पे करेगा हमको, हमको जो वो कंपनसेशन पे करेगा वो हमारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लेता, ठीक है। तो वो जो कंपनसेशन हमारे हाथ में आएगा वो हमारा क्या होगा, बिजनेस की इनकम होगा। फर्क नहीं पड़ता वो रिसीट रेवेन्यू है कैपिटल है,
फर्क नहीं पड़ता, वो रिसीट रेवेन्यू है, कैपिटल है, वो हमारी क्या बनेगी, पीजीईपी इनकम बनेगी। क्या बनेगी, पीजीईपी इनकम। ठीक है, ओके, डन। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म विच इज अलाउड टू फर्म अंडर 40B, विच इज अलाउड टू फर्म अंडर 40B। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, बेसिक सी, बहुत बेसिक सी बात है। जो फर्म को माइनस करने मिलेगा, देखो सिंपल बात है, जो फर्म के हाथ में टैक्सेबल है वो हमारे हाथ में एग्जाम्प्ट है, जो फर्म के हाथ में टैक्सेबल नहीं हो रहा है वो हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा। मतलब ये हो गया फर्म, ये हो गया पार्टनर, कोई ना कोई एक तो टैक्स भरेगा। अगर ये टैक्स भर रहा है कोई इनकम पे तो ये नहीं भरेगा, अगर ये नहीं भर रहा है तो ये भरेगा। सिंपल, इतना सिंपल है कि देखो या तो फर्म टैक्स भरेगी या पार्टनर टैक्स भरेगा। ठीक है, तो फर्म ने अगर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस अपनी इनकम में से माइनस कर लिया, जो पार्टनर को पे किया, फर्म ने अपनी इनकम में से इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस माइनस कर लिया, उसके बाद फर्म ने टैक्स पे किया, तो क्या वो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस पे फर्म ने टैक्स पे किया है क्या? नहीं, वो तो इनकम से पहले माइनस हो गया था, वो तो इनकम से पहले ही माइनस हो गया था। ठीक है, तो ऐसा इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस जब पार्टनर को मिलेगा तो क्या वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए? यस, होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए। तो एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म विच इज अलाउड टू फर्म, उसको अपनी इनकम से माइनस करना अलाउड हो गया, उसको अपनी इनकम से माइनस करना अलाउड हो गया, इसलिए हमारे हाथ में क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है। इसलिए हमारे हाथ में क्या हो रहा है बेटा, टैक्सेबल हो रहा है। ठीक है, उसको अपनी इनकम से माइनस करना अलाउड हो गया, इसलिए हमारे हाथ में क्या हो रहा है, वो टैक्सेबल हो रहा है। ठीक है, बात समझे आप लोग? बात समझे क्या बेटा? मुझे क्लियर करो एक बार, बात समझे क्या आप लोग? ठीक है, या तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा या तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर फर्म की इनकम से माइनस हो गया तो हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर फर्म की इनकम पे फार्म फार्मर सॉरी अगर फर्म की इनकम ने सॉरी अगर फर्म की इनकम पे फर्म ने टैक्स भर दिया है और उसके बाद हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट पे उन्हें टैक्स भर के हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, तो वो हमारे हाथ में एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, तो देखो फर्म को रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट और बोनस, कमीशन का एक्सपेंस अलाउड होता है, तो फर्म के हाथ में टैक्सेबल नहीं हुआ, तो हमारे हाथ में टैक्सेबल हुआ, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। बट फर्म को फर्म ने पीजीपी इनकम पे अपनी टैक्स पे किया, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, फर्म ने अपनी पीजीपी इनकम पे टैक्स पे किया, उसके बाद दिया शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को। ठीक है, तो पार्टनर्स के हाथ में क्या होगा बेटा, ये एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। क्या होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, डन, यस, ठीक है। अब एक बात समझो, लास्ट पॉइंट, इनकम डिराइव बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। कोई ट्रेड, प्रोफेशनल या फिर सिमिलर एसोसिएशन बना, ठीक है, वो अपने मेंबर्स के लिए सर्विस परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसकी इनकम आएगी वो पीजीपी इनकम होगी। जैसे हमने मान लो बनाया सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन, क्या बनाया, एक हमने सीए स्टूडेंट्स का एक एसोसिएशन बनाया। ठीक है, उसमें हम बहुत कम रेट पे बच्चों को टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हम बहुत कम रेट पे बच्चों को टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हमने मिलकर आपस में बनाया एसोसिएशन। ठीक है, और वो अपने और जो मेंबर्स है सीए स्टूडेंट्स है उसके, अब अपने मेंबर्स को क्या कर रहा है, सर्विस, वो क्या कर रहा है, मेंबर्स के लिए को स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपने मेंबर्स को स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे उन्हें क्या किया, हमारे एसोसिएशन ने, हमारा क्या था, सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन, वो क्या कर रहा है, मेंबर्स को टेस्ट सीरीज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेंबर्स को टेस्ट सीरीज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे हाथ में क्या होगा, हमारे हाथ में वो टैक्सेबल होगा, राइट, मतलब एसोसिएशन के हाथ में। एक्सप्लेनेशन एडेड वाइड फाइनेंस एट 24, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट पीजीईपी। ठीक है, तो सर इनकम जो बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता है ना, ठीक है, हमारा इनकम है कहाँ से, हमारा बिजनेस है हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, हमारा क्या है, बिजनेस है हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देना, तो वो भी कहाँ जाएगा बेटा,
वो हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा, पीजीपी में नहीं आएगा। ठीक है, डन। सर स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेटिव बिजनेस? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेटिव बिजनेस? सर स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें परचेज और सेल कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स। हम परचेज और सेल कर रहे हैं एनी कमोडिटी का, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स। और हम सेटल कैसे कर रहे हैं सर? हम सेटल कर रहे हैं बाय अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स। मतलब हम डिलीवरी नहीं दे रहे, सर। हम क्या कर रहे हैं? हम डिलीवरी लेने से पहले क्या कर ले रहे हैं? हम उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। हम क्या बोल रहे हैं? इंट्रा डे ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सर एक बात सुनो, देखो क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन किया हमने और उसके ऐसा नॉर्मली क्या होता है, शेयर्स का जो डिलीवरी मिलता है वो मिलता है T+2 में। अभी T+1 हो गया शायद, कि एक दिन बाद मिलेगा। तो हमने डिलीवरी लेने से पहले ही ट्रांसफर कर दिया उसको। तो क्या होता है वो होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स। मतलब हमने शेयर्स खरीदा, हमको डिलीवरी मिलने ही वाली थी, हमने कहा मत दो, भेज दो उसको, भेज दो, किसी और को भेज दिया, तो क्या होता है बेटा? ये होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, अब क्या क्या स्पेकुलेटिव नहीं मानते हम लोग? देखो लिखा हुआ है ट्रांजेक्शंस नॉट डीम टू बी स्पेकुलेटिव। क्या क्या है सर? हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, शेयर्स, मर्चेंडाइज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होता है सर? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हमने 3 महीने बाद का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी से लेके रख लिया कि 3 महीने बाद हम ये रेट रहेगा हमारा किसी भी शेयर्स का, हम 3 महीने बाद का हम 100 रुपीज़ में अभी खरीदते हैं। ठीक है, ऐसे मिलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, शेयर्स, मर्चेंडाइज, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉस, हमने कोई शेयर्स वगैरह खरीदा हुआ है तो उसके लॉस से बचने के लिए, आगे चल के लॉस ना हो, उसलिए अभी से हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तुम्हारे काम का इतना है नहीं है। कंपनी के लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? ये भी इतना काम का नहीं, एग्जाम के हिसाब से फटफट रीड कर रहा हूँ। कंपनी के लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? इफ कंपनीज पार्ट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ purchase and sale of shares of other companies, that part of business is speculative business। ठीक है, अगर 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 कंपनी का जो पार्ट ऑफ बिजनेस है उसमें क्या आता है? परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। ठीक है, तो दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। सब बिजनेस नॉट डीम टू बी स्पेकुलेटिव फॉर कंपनी क्या है? कंपनी जिनका काम ही क्या है? प्रिंसिपल बिजनेस है ट्रेडिंग इन शेयर्स, बैंकिंग, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। वो दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है, बेच सकती है। ठीक है, दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है, बेच सकती है। ठीक है, वो क्या होता है? वो स्पेकुलेटिव नहीं होता। एंड जिन कंपनी की बिजनेस इनकम है ही नहीं, उनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, कैपिटल गेन है, एफओएस है, अगर वो दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रही बेच रही चलता है। बट नॉर्मली अगर कंपनी का एक पार्ट ऑफ बिजनेस है जिसमें वो क्या कर रही है? दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रही बेच रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो एक बात समझना, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट जो होती है ना, इट इज टैक्सेबल इन पीजीबीपी। कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल। जो रेवेन्यू रिसीट होती है ना, सिर्फ वही टैक्सेबल होती है पीजीबीपी में। रेवेन्यू रिसीट इज, कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, दिस इज जनरली नॉट टैक्सेबल अनलेस इट इज टैक्सेबल अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है, अब 30-31 सुन लो जल्दी से। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। अभी क्या है? इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सेक्शन 30 एंड 31, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स ऑफ इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। 30 वाला बिल्डिंग के लिए, 31 वाला है प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, रेंट दोनों को अलाउड है,
बिल्डिंग का भी अलाउड है हमको, प्लांट मशीनरी फर्नीचर का भी अलाउड है। इंश्योरेंस अलाउड है दोनों का। रेवेन्यू रिपेयर्स दोनों का अलाउड है। रेट्स एंड टैक्सेस अलाउड है किसका, बिल्डिंग का। सब प्लांट एंड फर्नीचर पे रेट्स एंड टैक्सेस क्यों नहीं दिया है सर, क्योंकि बेटा वहाँ पे रेट्स एंड टैक्सेस होते ही नहीं है, वहाँ पे रेट्स एंड टैक्सेस होते ही नहीं है, ठीक है। कैपिटल रिपेयर्स ना बिल्डिंग का अलाउड है ना इसका अलाउड है, क्यों, ये हमारी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होता है और हमको एज अ डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। अगर हमने बिल्डिंग में या प्लांट एंड मशीनरी में क्या किए, कैपिटल रिपेयर्स किए, तो हमारे कॉस्ट में ऐड होगा और डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। रेंट सिर्फ टेनेंट को अलाउड है, नॉट अलाउड टू ओनर ऑन नोशनल बेसिस। ये बात समझो, क्वेश्चन आता है इस पे, सर रेंट सिर्फ अगर मैंने रेंट टेनेंट हूं मैंने रेंट पे लिया है तो मुझे अलाउड है, ओनर को नोशनल बेसिस पे अलाउड नहीं है। मतलब कल के दिन ओनर ये नहीं बोल सकता कि सुनो भैया सुनो, देखो मेरी ये बिल्डिंग है, मेरी ये बिल्डिंग है, पर अगर मेरी ये बिल्डिंग नहीं होती तो मेरे को ये बिल्डिंग रेंट पे लेना पड़ता, तो मुझे 30,000 का रेंट लगता, इसलिए मैं 30,000 एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूं। नहीं, ओनर रेंट नोशनल बेसिस पे क्लेम नहीं कर सकता, ओनर रेंट नोशनल बेसिस पे क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। रेंट सिर्फ टेनेंट को अलाउड है, नोशनल बेसिस पे ओनर को अलाउड नहीं है। एंड अदर एक्सपेंसेस जो है सेम फॉर ओनर एंड टेनेंट, अलाउड टू बोथ, दोनों को अलाउड होते हैं, ठीक है, दोनों को अलाउड होते हैं। कैपिटल रिपेयर्स बाय टेनेंट, अगर टेनेंट ने बिल्डिंग में कैपिटल रिपेयर्स किया, अगर टेनेंट ने बिल्डिंग में क्या किया, बिल्डिंग में कैपिटल रिपेयर्स किया, एक छोटा सा रूम बना लिया, ये बिल्डिंग है ऊपर छोटा सा रूम बना लिया, तो एक कैपिटल रिपेयर्स को हम क्या मानते हैं, इसको हम डीम्ड बिल्डिंग मान लेते हैं। क्या मानते हैं, डीम्ड बिल्डिंग, ठीक है। और इस पे टेनेंट डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, क्या मानते हैं इसको हम, डीम बिल्डिंग, और इस पे टेनेंट डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, ही कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, राइट, ओके। अच्छा सर, if as per the rent agreement tenant is not under any obligation to incur revenue repairs but he incurs such expenditure for carrying out his business efficiently, then that expense is allowed under section 37। देखो उसमें लिखा होता है कि इसमें एग्रीमेंट में कि एक्सपेंस कौन करेगा, ठीक है, ओनर करने वाला, टेनेंट करने वाला है। अगर एज पर रेंट एग्रीमेंट टेनेंट इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू इनकर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिपेयर्स उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, वो ओनर की ऑब्लिगेशन है। तो ओनर जब भी खर्चा करेगा बिल्डिंग पे या प्लांट एंड मशीनरी पे, उसको सेक्शन 30 या 31 में डिडक्शन मिलेगा, उसको सेक्शन 30 या 31 में डिडक्शन मिलेगा। बट देखो ओनर का नाम लिखा है कि ओनर खर्चा करेगा बिल्डिंग के रेवेन्यू रिपेयर्स में, बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी के रेवेन्यू रिपेयर्स में ओनर खर्चा करेगा, ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। बट टेनेंट ने खर्चा कर दिया, तो क्या टेनेंट को 30 या 31 में डिडक्शन मिल जाएगा, क्या टेनेंट को 30 या 31 में डिडक्शन मिल जाएगा, तो आंसर है नो, उसको मिलेगा 37 में, क्योंकि 30 और 31 में तो बिल्डिंग ओनर को अलाउड है, ओनर को अलाउड मतलब ओनर का ऑब्लिगेशन है ना। अगर वहां पे लिखा है कि टेनेंट का ऑब्लिगेशन, मान लो रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि टेनेंट का ऑब्लिगेशन है और टेनेंट ने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो टेनेंट को 30 और 31 में अलाउ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां क्या लिखा है कि ऑब्लिगेशन ओनर का है, तो अगर सिर्फ ओनर करेगा तो ही उसको 30-31 में मिलेगा, तो ही उसको सेक्शन 30 और 31 में मिलेगा। बट अगर टेनेंट ने कर दिया, अगर टेनेंट ने कर दिया बिजनेस चलाने के लिए अपना, तो ये तो उसके बिजनेस का खर्चा है, ये तो क्या है, उसके बिजनेस का खर्चा, ठीक है। तो अलाउड कहाँ रहेगा, वो 37 में अलाउ हो जाएगा। तो फिर से पढ़ो, इफ एज पर द रेंट एग्रीमेंट टेनेंट इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू इनकर रेवेन्यू रिपेयर्स बट ही इनकर्स सच एक्सपेंडिचर फॉर कैरिंग आउट हिज बिजनेस एफिशिएंटली, देन दैट एक्सपेंस विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 37, then that expense will be allowed under section 37, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है बेटा, ये क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखना। फर्म ने पे किया रेंट टू पार्टनर, अलाउड इफ रीजनेबल, एक्सेसिव रेंट विल बी डिसअलाउड, ठीक है। फर्म ने रेंट पे किया पार्टनर को, तो रीजनेबल रहेगा तो अलाउड रहेगा, एक्सेसिव रेंट जो रहेगा वो डिसअलाउड रहेगा, ठीक है। मतलब तुमने एक फर्म पार्टनर से रेंट पे लिया एक बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग का रेंट कितना है, उन्हें 50,000 बता के रखा है, जबकि नॉर्मल रेंट कितना है, 20,000 है वहाँ पर रेंट नॉर्मल, तो कितना अलाउड होगा, 20,000 अलाउ होगा, वो 30,000 अलाउ नहीं होगा, ठीक है।
डन। 1331 हो गया बेटा। हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, यहाँ तक सब क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? बताओ मुझे एक बार, यहाँ तक सब क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है कि बताओ मुझे एक बार? यस, क्लियर है ना? ठीक है सर, स्मूथली समझ में आ रहा? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो ओके। चलो अब सर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सर डेप्रिसिएशन मेथड दो होती है, एक डब्ल्यूडीवी, एक एसएलएम। सर डब्ल्यूडीवी एप्लीकेबल टू एवरीवन है, बट एसएलएम जो है ये होता है बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए। बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए इनके पास ऑप्शन होता है ऑफ चूजिंग बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। इनके पास क्या है सर? इनके पास ऑप्शन है ऑफ चूजिंग बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। ठीक है, ओके। बट ये ऑप्शन क्या है सर? वंस इन लाइफ टाइम ऑप्शन, मतलब एक ही बार मिलेगा लाइफ में, एक बार चूज कर सकते हो, या तो एसएलएम ले लो या तो डब्ल्यूडीवी ले लो। ठीक है, और बट ये इनको कब ऑप्ट करना पड़ेगा? हैव टू ऑप्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट रिटर्न। इनको अपने फर्स्ट रिटर्न की ड्यू डेट के पहले ऑप्ट करना पड़ेगा, अपनी फर्स्ट रिटर्न की ड्यू डेट के पहले ऑप्ट करना पड़ेगा इनको। ठीक है, डन, ओके बेटा। ठीक है, अच्छा सर डब्ल्यूडीवी में ना मेथड यूज होती है, वो होती है ब्लॉक ऑफ असेट मेथड। ठीक है, मतलब ब्लॉक बनते हैं अलग अलग, बिल्डिंग, जितनी बिल्डिंग है सारी एक ब्लॉक में आ गई, जितने फर्नीचर है सारे एक ब्लॉक में आ गए, जितनी प्लांट एंड मशीनरी सारी एक ब्लॉक में आ गई, और इंटेंजिबल एसेट पूरे एक ब्लॉक में आ गए। ब्लॉक बनते, ये ब्लॉक हो गया, ये ग्रुप ऑफ एसेट हो गया। बिल्डिंग अब जितनी आएगी इस ब्लॉक में आएगी, अब वो पूरे ग्रुप को एक साथ देखेंगे अपन। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आया, एक ब्लॉक में आ गया, पूरे प्लांट एंड मशीनरी को एक साथ देखेंगे अपन। ठीक है, फर्नीचर आया, एक ब्लॉक में आ गया। तो बेटा ब्लॉक बनते हैं अलग अलग, तीन बनते हैं टेंजिबल एसेट के और एक बनता है इंटेंजिबल का, राइट? सर इंटेंजिबल एसेट इंक्लूड्स नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, नॉन कम्पीट फीस, बट डज नॉट इंक्लूड गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, डन। अब कुछ कंडीशन है क्लेम करने की डेप्रिसिएशन। एक बात समझना, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, आप इससे भाग नहीं सकते। आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं क्लेम करना, ऐसा नहीं होता है, क्लेम करना ही पड़ेगा। असेट यूज होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब वो एक्टिव यूज भी हो सकता है, पैसिव यूज भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा सर पुट टू यूज जो होता है वो अलाउड होता है, बट रेडी टू यूज इज नॉट अलाउड जनरली। जिस दिन से आप असेट पुट टू यूज करोगे उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। जिस दिन से आप असेट पुट टू यूज करोगे उस दिन से आपको क्या होगा? डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। रेडी टू यूज में अलाउड नहीं होता जनरली, बट रेडी टू यूज इज अलाउड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। व्हाट? एग्जांपल स्टैंड बाय मशीनरी, इमरजेंसी स्पेयर्स, फायर एक्सटिंग्विशर। इनके केस में हमको जो रेडी टू यूज है वो अलाउड होता है। असेसी शुड बी ओनर ऑफ सच एसेट होल्ड और पार्टली। सर असेसी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए एसेट का होल्ड और पार्टली। अब सर ओनरशिप मतलब क्या? ओनरशिप मतलब ये है कि आपकी रजिस्टर्ड ओनरशिप जरूरी है? नहीं, रजिस्टर्ड ओनरशिप इज नॉट मैंडेटरी। बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो क्लेम डेप्रिसिएशन। सर व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर? हु इज बेनिफिशियल ओनर? किसने पैसे दे दिया, पोजेशन मिल गया। एक बंदे ने एक असेट के पैसे दे दिया है, पोजेशन मिल गया है। जैसे बिल्डिंग लिया, मान लो मैंने बिल्डिंग लिया, मैंने पैसे दे दिए बिल्डिंग के, पोजेशन ले लिया, बट मेरा बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन बचा है अभी, मेरा बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन बचा है। ठीक है, क्या मैं तब भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, मैं हूँ बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, सब होल और पार्टली की बात करते हैं। अगर मान लो आप होल यूज कर रहे हो तो पूरा डेप्रिसिएशन मिल, मतलब आप पूरे ओनर हो तो आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप पार्शियल ओनर हो, क्या हो आप? पार्शियल ओनर। ठीक है,
तो आपको पार्शियल ओनरशिप है आपकी, तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन अलाउड रहेगा, आपको प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन अलाउड रहेगा। डन? यस। सब बात करते हैं लीज एंड हायर परचेज की। लीज में हमेशा लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, फर्क नहीं पड़ता फाइनेंशियल लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियल लीज है, ऑपरेटिंग लीज से फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कौन करता है क्लेम डेप्रिसिएशन? लेसर। लेसर ऑलवेज क्लेम्स डेप्रिसिएशन। एंड इन केस ऑफ हायर परचेज, सर हायर परचेज में क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर होता है आफ्टर लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, बट डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम बाय हायर परचेजर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ हायर परचेज। From beginning of hire purchase, depreciation can be claimed by hire purchaser. Done? Okay. Yes. क्लियर है बेटा? ठीक है। अब ना डेप्रिसिएशन के रेट सुन लो और ये रेट्स याद कर लो। रेट्स याद कैसे होते हैं सर? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो एक बात समझो, एक बात समझो, मैंने बताया था आपको डेप्रिसिएशन क्या है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन एक्चुअली में इट इज अलाउंस ऑफ कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द असेट। डेप्रिसिएशन इज अलाउंस ऑफ कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द असेट। जितनी लाइफ है उसमें थोड़ा 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 करके अलाउ होता है। जितनी लाइफ ऑफ द एसेट है उसमें थोड़ा थोड़ा करके अलाउ होता है। ये बात की है ना अपन ने, ये बात की है ना? ठीक है। अब सिंपल सी बात है, बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग और फर्नीचर जो है ये 20 साल चलता है, 20 साल। ठीक है, तो उसमें अपने को थोड़ा ही डेप्रिसिएशन अलाउ करना है। 20 साल 15 साल तो चलता है, 15-18 साल। ठीक है, तो हमको ऐसा रेट चाहिए जिससे हम 15-18 साल तक कॉस्ट अलाउ कर सकें। तो आप 10% हर साल करोगे ना, तो पहले 10 करोगे 100 पे, 10 माइनस होगा। फिर आप करोगे 90 पे 10%, तो 9 होगा। फिर 8 होगा, फिर 7। तो ऐसे करते करते आप 10% माइनस करो, तो कब तक चलेगा सर? ये चलेगा 15 साल। 15 साल तक आप कॉस्ट अलाउ कर सकते हो। सब प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा जल्दी ख़राब होती है, 10 साल में ख़राब होती है। प्लांट एंड मशीनरी मोटर व्हीकल जो होती है गाड़ी, थोड़ा जल्दी ख़राब होती है, इसलिए इसमें हर साल 15% कॉस्ट अलाउ की जा रही है। सोचो, देखो बिल्डिंग और फर्नीचर में थोड़ा टाइम तक चलती है, इसलिए हर साल सिर्फ 10% कॉस्ट अलाउ हो रही है। बट प्लांट एंड मशीनरी मोटर व्हीकल क्या होती है? जल्दी खराब होती है, इसलिए इस पर 15% कॉस्ट अलाउ कर रहे हैं हम। तो प्लांट मशीनरी मोटर व्हीकल नॉर्मल, ऑयल वेल्स, विंड मिल्स इंस्टॉल बिफोर 1/14, ये सब में 15%। सर शिप जो है ये पानी में रहती है और जल्दी खराब होती है पानी में। शिप्स पानी में चलती है, बहुत मेंटेनेंस लगता है उसमें, तो और जल्दी खराब होती है, इसलिए 20% डेप्रिसिएशन। ठीक है, इन इंटें ये 7-8 साल में खराब हो जाती है। कितने साल में? 7-8 साल में, इसलिए 20% लिया है। इंटेंजिबल एसेट, हमको किसी भी इंटेंजिबल एसेट का फ़ायदा कब तक मिलता है? अगले 5-6 साल तक, 6 साल तक, इसलिए इसमें 25% डेप्रिसिएशन लिया है, ताकि जल्दी अपन पूरी कॉस्ट अलाउ कर सके। ठीक है, मोटर व्हीकल यूज फॉर हायर, आपका टैक्सी का बिजनेस है, आपका क्या है? टैक्सी का बिजनेस। अपने मोटर व्हीकल कैसे यूज़ करते हो आप मोटर व्हीकल यूज़ करते हो हायर के लिए, काय के लिए? हायर के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी गाड़ी जल्दी खराब होगी, आपकी गाड़ी जल्दी खराब होगी, तो आपकी गाड़ी जल्दी खराब होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट अलाउ करनी पड़ेगी, इसलिए 30% डेप्रिसिएशन ज़्यादा कॉस्ट अलाउ कर रहे हैं अपन। एंड 40% में क्या आता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट अब बहुत जल्दी खराब होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत जल्दी 2-3 साल 4 साल में खराब हो जाती है, इसलिए इसका 40% डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं। कंप्यूटर लैपटॉप बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए इसका 40% कॉस्ट अलाउ कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट, बुक्स, ठीक है, एयरक्राफ्ट भी जल्दी खराब होता है, इसलिए 40% अलाउ कर रहे हैं। बुक्स, बुक्स तो खराब ही होती है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, बेचारा पॉल्यूशन में रहता है तो खराब होता है जल्दी, इसलिए 40% अलाउ कर रहे हैं। टेम्पररी बिल्डिंग, बिल्डिंग ने खुद ही बोला टेम्पररी है, जल्दी टूटने फूटने वाली है, टेम्पररी बिल्डिंग है, इसलिए इसमें 40% मिलेगा। एंड विंड मिल्स इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1/14, विंड मिल्स इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1/14, विंड मिल्स इंस्टॉल्ड बिफोर 1/14 है तो 15%, और ऑन और आफ्टर 1/14 है तो 40%। ठीक है, डन। चलो, अब सब मोटर व्हीकल 15 और 30 बताया है मैंने आपको, नॉर्मल 15 है, और अगर बिजनेस है ऑफ रनिंग देम ऑन हायर तो 30% है। बिल्डिंग में देखो, जनरल फॉर 10% है, टेम्पररी 40% है, ये पढ़ लिया अपन ने।
बट अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल है तो 5%। सब बिल्डिंग रेसिडेंशियल कैसे होगी? क्या घर का हमको डेप्रिसिएशन मिलता है? नहीं। मान लो हमने क्या किया, हमने एक बिल्डिंग बनाई एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए। हमने बिल्डिंग बनाई एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए। तो सर ये बिज़नेस की बिल्डिंग है हमारी? हाँ। बिज़नेस का एसेट है? हाँ। बट ये बिल्डिंग है रेसिडेंशियल, तो ये और लेट खराब होती है, बहुत साल तक चलती है। तो जनरल बिल्डिंग 10% डेप्रिसिएशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 15-18 साल चलेगी, पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो बहुत साल चलती है, तो इसलिए इसमें 5% कॉस्ट अलाउ कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है। सर मोबाइल और ईपीएबीएक्स जो होता है, मोबाइल और ईपीएबीएक्स वो कंप्यूटर नहीं होता सर। मोबाइल में ईपीएबीएक्स कंप्यूटर नहीं होता, तो उस पर रेट है 15%। रेट कितना है? 15%। ठीक है। यूपीएस प्रिंटर स्कैनर एंड अदर एसेसरीज कंप्यूटर से ही है, इस पर 40%। यूपीएस प्रिंटर स्कैनर ये कंप्यूटर का पार्ट है ना भाई, इसलिए 40%। बट मोबाइल और ईपीएबीएक्स 15%, नॉट कंप्यूटर्स। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आता है सर? इंक्लूड शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अप्लायंसेस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, बट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग फर्नीचर। ठीक है, ये सब नहीं आता इसमें। अब आप बोलोगे सर अगर प्लांट एंड मशीनरी में सर शिप्स आता है तो शिप का रेट 20% क्यों दिया है? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का तो 15% रेट दिया हमको। ठीक है। तो एक बात समझना बेटा, ये डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, इससे रेट डिसाइड नहीं हो रहा। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट कितना है? 15%। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट कितना है? 15%। बाकी तो कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीनरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी प्लांट एंड मशीनरी है, शिप्स भी है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। तो अगर किसी एसेट का स्पेसिफिक रेट दिया तो वो अपन यूज करते हैं, और नहीं तो जनरल रेट 15%। ठीक है। अगर हमने एसेट को लेस देन 180 डेज यूज किया, अगर अपन ने एसेट को लेस देन 180 डेज यूज किया, तो क्या होता है? हमको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है। तो कट ऑफ डेट क्या है बेटा उसकी? कट ऑफ डेट 3 अक्टूबर है। कब है? 3 अक्टूबर। अगर हमने एसेट परचेस किया ऑन और आफ्टर 4 अक्टूबर, तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अलाउबल। ठीक है। हमने अगर एसेट परचेस किया ऑन और आफ्टर 4 अक्टूबर, तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। ठीक है। डन। अच्छा, बट ये हाफ रेट वाला जो प्रोविजन है बेटा, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में एप्लीकेबल है। जो ये हाफ रेट का प्रोविजन है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में एप्लीकेबल है। मतलब क्या सर? मतलब इफ एसेट इज एक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर 23-24 और पुट यूज कर रहे हैं अपन 24-25 में, तो 24-25 में कितने भी दिन यूज करो उसको, कभी भी यूज करो, हमको फुल रेट ही मिलेगा। आपने अगर प्रीवियस ईयर 24-25 में खरीदा और इस साल आपने हाफ ईयर यूज किया, मतलब 180 डेज से कम, मतलब 4 अक्टूबर उसके बाद, अगर आपने 24-25 में ही खरीदा और उस साल ही पुट्टू यूज किया 180 डेज से कम, तो हाफ रेट लगेगा। बट पिछले साल लिया था, तो इस साल जब पुट्टू यूज करो तो हम चेक नहीं करेंगे डेट आपकी, हम इस साल आपको फुल रेट देंगे। हम इस साल क्या देंगे? फुल रेट देंगे आपको। ठीक है। डन। सर जब एसेट हम यूज नहीं करते, when where any asset is not exclusively used for business or profession, deduction shall be restricted to the proportionate part thereof which was used for the purposes of the business or profession। ठीक है। मान लो हमने 50% बिजनेस लिए यूज किया, 50% पर्सनल यूज किया, तो हमको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा सिर्फ। डन। अब unabsorbed depreciation can be set off against any head of income except salary and can be carried forward indefinitely। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हम लोग इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी छोड़ के अपन किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। डन। अब एक काम करते हैं, हम पढ़ते हैं। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ देख लो। पहले अपन करेंट ईयर डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की लाइफ 8 ईयर्स होती है और ये इनफाइनाइट है। तो जो पानी पहले खराब हो रहा है, जैसे 2 बाल्टी पानी है अपने पास, एक बाल्टी 2 दिन में खराब होगा, एक बाल्टी 10 दिन में खराब होगा, पहले अपन कौन सा यूज़ करेंगे? जो 2 दिन में खराब होगा वो यूज़ करेंगे ना। ठीक है। सब बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की। बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की।
सर तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है सर, इट इज ओनली अलाउड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान रखना ये बात, बिल्डिंग पे अलाउ मत कर देना, सिर्फ अलाउड होता है प्लांट एंड मशीनरी पे, और वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर। और एप्लीकेबल किसको है? असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग्स, और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर। एक बात समझो, एक बात समझो, हमने क्या बोला? जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और या जो लोग जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर कर रहे हैं, जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर जो लोग जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर कर रहे हैं, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, साथ में आपको हम एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन देंगे। मतलब इनको हम एनकरेज करने के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, ताकि इनको शुरू ही फर्स्ट ईयर में इनको 35% कॉस्ट अलाउ हो जाए। नॉर्मली 15% कॉस्ट अलाउड होती है, इनको हम पहले साल में 35% अलाउ कर दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से 15%। ये लोग खुश रहेंगे ना। हमको दिक्कत क्या होती है यार, हम लोग की सिंपल बात क्या है, दिक्कत क्या है कि हमारे कैपिटल खर्चे जो हो रहे हैं उसकी कॉस्ट अलाउ नहीं होती तुरंत, उसकी कॉस्ट अलाउ नहीं होती तुरंत, राइट। तो हमने इनको क्या दिया, फायदा दिया, क्या बोल के कि आप यार अभी आप बिजनेस करो, किसका, मैन्युफैक्चर का, प्रोडक्शन का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे 20%। ठीक है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है सिर्फ अलाउड होता है फर्स्ट ईयर में, अलाउड होता है सिर्फ फर्स्ट ईयर में। ठीक है। इफ यूज लेस देन 180 डेज, अगर यूज हुआ है फॉर लेस देन 180 डेज, तो हाफ रेट एप्लीकेबल होगा। 10% अलाउड रहेगा करंट ईयर में और 10% नेक्स्ट ईयर में। नॉट अलाउड ऑन एसएलएम मेथड, एसएलएम मेथड में अलाउड नहीं होता। और सर एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अलाउड ऑन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ बुक्स पे भी अलाउड होता है, बिकॉज इसको हम मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। ठीक है। एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड ऑन, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड ऑन सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस और रेसिडेंस, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच 100% रिडक्शन इज अलाउड। समझा रहा हूँ एक एक चीज भाई। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे अलाउ क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि सुनो, हम चाहते हैं लोग नया 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 कुछ खर्चा करें तो उसमें अलाउ करेंगे हम। जब नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करोगे आप, तो उसमें अलाउ करेंगे, आपको सेकेंड हैंड पे अलाउ नहीं करेंगे हम। नो। दूसरी बात, आप फैक्ट्री में अच्छा काम करो, आप मैन्युफैक्चर करो, या फिर आप जनरेशन ऑफ पावर करो, इसलिए हम तुमको अलाउ कर रहे हैं। तुम अपने घर में एसी लगाओगे, उस पर हम तुमको क्या नहीं करेंगे, उस पर हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। तुम अपने घर में अगर एसी लगाओगे तो तुमको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस और रेसिडेंस, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, क्या होगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। बट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड। ठीक है। शिप्स, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, हम शिप्स पे, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पे अलाउ नहीं करते। एंड ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसपे 100% रिडक्शन अलाउड हो चुका है। बेटा हम डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा करके अलाउ करना, कॉस्ट को अलाउ करना ही डेप्रिसिएशन है ना। जब पूरी कॉस्ट का 100% रिडक्शन मिल चुका है, तो उस पर अलग से एडिशनल अलाउ क्यों करेंगे हम? जब कॉस्ट ही पूरी अलाउड है, तो अलग से कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ करने की जरूरत है क्या? आंसर है नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सर जो फॉकलिफ्ट ट्रक यूज होते हैं फैक्ट्री में, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं होता, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होता है हमको। सर फॉकलिफ्ट ट्रक क्या होते हैं? देखा तुमको, ये तो बेटा फॉकलिफ्ट ट्रक्स, कंपनी खुल गई उसकी तो पूरी। ये होते हैं फॉकलिफ्ट ट्रक्स। डन। सर स्पेशल केसेस ऑफ डेप्रिसिएशन है, मतलब ये इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मानते, तो फैक्ट्री में यूज होता है ना, इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। ठीक है। डन। सर डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन डिमर्जर,
कन्वर्जन ऑफ कंपनी टू एलएलपी, सक्सेशन ऑफ फर्म, प्रोप्राइटरशिप बाय कंपनी। ऐसा केस हुआ तो हम क्या करते हैं, हम पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन एक साथ कैलकुलेट करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। Then that depreciation is distributed between predecessor and successor in the ratio of number of days assets were used। हम पहले होल ईयर का निकालेंगे, हम पूरे साल का निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नंबर ऑफ डेज में, पहले वाली एंटिटी में और बाद वाली एंटिटी में, कितने दिन किसने यूज किया है, ठीक है, डन। बेटा एक्चुअल कॉस्ट भी पढ़ लेते हैं आज, एक्चुअल कॉस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा आज प्रेस्टीज पॉइंट से बुक कलेक्ट कर सकते हैं क्या, मैं पूछता हूँ बेटा, पता करता हूँ, है ना। हेलो बेटा प्रेस्टीज पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हो, प्रेस्टीज पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कितने बजे, अभी 4-5 बजे कलेक्ट कर लेना जाके, ठीक है, अगर आप पुणे में हो तो, ठीक है। शायद आज डिस्पैच हो जाएगी बाकी बच्चों की, नहीं होगी तो कल हो जाएगी डिस्पैच, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट की बात करें कि कल पढ़ेंगे ये, बताओ। इतना काफ़ी रखें आज के लिए, इतना रिविजन करके आओगे आप। एक काम करो, इतना पढ़ते हैं आज, कल आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डन। अब इतना पढ़ के आओ, है ना, ठीक है, आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यस, ओके बेटा, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, कल आओ आप लोग, ठीक है। अच्छा कल सैटरडे है बेटा, कल क्लास नहीं है आपकी, कल सैटरडे, कल क्लास नहीं है, कल एक टेस्ट है आपका, ठीक है। टेस्ट रखूँ अभी कि टेस्ट बाद में रखूँ, चलो टेस्ट ने कल और संडे क्लास नहीं बेटा, अपन मंडे को मिलेंगे अपन, है ना, कल और संडे क्लास नहीं, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। तो मंडे यहाँ से चालू करते हैं ताकि ये भूलो ना आप, ये पढ़ाऊंगा तो भूल जाओगे, ठीक है। नहीं कल और संडे क्लास नहीं बेटा, मंडे को मिलते हैं, ठीक है।